हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, टॉप 10 टॉपिक्स, उन पे हम चर्चा करेंगे। ये क्लास आपको पर डे अवेलेबल होगी, पर्टिकुलर टाइम पे, उसी टाइम पे ये क्लास आपको मिलेगी। आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो आइए देखते हैं पहली टॉपिक, असीम पोर्टल। आज के करंट अफेयर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है असीम पोर्टल। तो असीम पोर्टल के बारे में जो चीज़ें हमें जाननी चाहिए, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, पोर्टल से संबंधित एक क्वेश्चन करंट अफेयर से हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो असीम पोर्टल, क्या नाम है इसका? असीम पोर्टल। फिर असीम पोर्टल सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि इसको कौन जारी किया, किस मंत्रालय की पहल है ये असीम पोर्टल। तो असीम पोर्टल कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा असीम पोर्टल जारी किया गया है। तो एग्जाम में अगर पूछे असीम पोर्टल किसने जारी किया, तो आप क्या बताएंगे? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने इसको जारी किया है। किस चीज से संबंधित है? या तो आपसे एग्जाम ये पूछेगा किसने जारी किया है, या तो फिर ये पूछेगा कि किस लिए जारी किया गया। तो असीम पोर्टल कुशल आजीविका के अवसरों को खोजने में मदद करने के लिए जारी किया गया है। कुशल आजीविका में क्या आता है? जिस वर्क में आप कुशल हो, जिसके लिए कुछ योग्यता की आवश्यकता होती है, उसे कुशल आजीविका कहा जाता है। जैसे नरेगा में आप काम करने जा रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं या मजदूरी का काम कर रहे हैं, ये सारे काम कैसे हैं? अकुशल काम है। कुशल काम, आप प्रोफेसर हैं, आप आईटी इंजीनियर हैं, ठीक है, आप गाड़ी में मैकेनिक का काम करते हैं, आप मोबाइल बनाने का काम करते हैं, तो आप उसमें क्या है? कुशल हैं। तो उसी को कुशल बोला जाता है जिसमें आप पारंगत होते हैं। तो कुशल आजीविका के अवसरों को खोजने में मदद करने के लिए असीम पोर्टल बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो पहली इंपॉर्टेंट टॉपिक थी वो क्या थी? असीम पोर्टल। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है। कुशल आजीविका के अवसरों को खोजने में मदद करने के लिए इस पोर्टल को जारी किया गया है। दूसरी टॉपिक हम देखते हैं अपनी, विश्व भूखमरी सूचकांक 2020। पिछले 1-2 दिन के खबरों में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। क्या? विश्व भूखमरी सूचकांक 2020 जारी किया गया है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि विश्व भूखमरी सूचकांक कौन जारी करता है। एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से सवाल ही पूछ लिया जाता है कि ये सूचकांक कौन जारी करता है। या तो आपसे सूचकांक में भारत की रैंकिंग पूछेगी, या तो इस सूचकांक को किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, ये भी पूछ सकता है। तो विश्व भूखमरी सूचकांक IFPRI द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? IFPRI द्वारा इसको जारी किया जाता है। IFPRI का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व भूखमरी सूचकांक जारी किया जाता है। जो अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया है विश्व भूखमरी सूचकांक का 2020 का, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 94। तो भूखमरी में भारत का स्थान है 94। इसमें जैसे जैसे आप पहले स्थान की तरफ बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब कि आपकी स्थिति खराब होती जा रही है। ठीक है, तो 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? 102 स्थान पे था भारत, मतलब स्थिति ज्यादा ठीक थी। जैसे जैसे आप इसमें नंबर 1 रैंकिंग की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे आपका स्थान क्या होगा? खराब होता जाएगा। जो देश इसमें पहले स्थान पे होगा, जैसे पहले स्थान पे कौन सा देश है? बेलारूस। तो बेलारूस में भूखमरी की स्थिति बहुत भयानक है। ठीक है, इसीलिए वो पहले स्थान पे है। भारत 102 पे था, उससे बढ़ के कहाँ आ गया? 94 पे। मतलब भारत में भी भूखमरी के हालात और बदतर हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। तो हम हंगर इंडेक्स में क्या कर रहे हैं? नीचे जा रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम नीचे जा रहे हैं, मतलब कि भूखमरी के हालात उत्पन्न हो रहे हैं। तो भारत का स्थान अगर आपसे पूछे तो 94। पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो पहले स्थान पे बेलारूस है। कौन सा देश है पहले स्थान पे? बेलारूस। अंतिम स्थान पे चाड है। चाड मतलब चाड एक
देश है जो कि अंतिम स्थान पे है और उसका स्थान कितना है 107। मतलब यहाँ पे भूख से मरने वालों के हालात सबसे अच्छे हैं, यहाँ पे सबसे कम संख्या है। तो भूखमरी में सबसे नीचे चाड है, सबसे ऊपर बेलारूस है, मतलब सबसे खराब स्थिति बेलारूस की है, और भारत 94 पे है। ठीक है, तो ये होगी दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक असीम पोर्टल, एक विश्व भूखमरी सूचकांक। अब देखते हैं इसके आगे। तो फ्रेंड अब इसके आगे हम देखेंगे, दो टॉपिक हमने पढ़ लिया है, तीसरी टॉपिक हम देखेंगे। अगली इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर का इशू है उसमें दूसरा नाम है शोभा नायडू का। शोभा नायडू, उनका निधन हो गया है अभी हाल ही में, शोभा नायडू जी का निधन हो गया है। तो हम जानते हैं वो चर्चा में क्यों हैं। चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि वो कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी। ठीक है, नृत्य करती थी कुचिपुड़ी, और उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, इसलिए चर्चित व्यक्तित्व हैं जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो शोभा नायडू जी का हाल ही में निधन हुआ है। चर्चा में क्यों है? इसलिए है क्योंकि वो कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी जिसके लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसी समय हम देख लेते हैं कि अन्य इंपॉर्टेंट नृत्य और कौन कौन से हैं तथा किस जगह के लिए वो फेमस है। कथक, आप सबको पता होगा कथक नृत्य कहाँ का है? यूपी का है। कथक यूपी का है। गरबा कहाँ का है? गरबा आपके गुजरात का है। याद कर सकते हैं, गरबा, गा से गरबा और गा से गुजरात, तो गरबा गुजरात का है, कथक यूपी का है। ठीक है, यक्षगान, यक्षगान आपका कहाँ का है? कर्नाटका का है। घूमर बहुत फेमस है, आप सब जानते होंगे, घूमर राजस्थान का नृत्य है। मोहिनी अट्टम और कथकली ये दो डांस आपके केरल के हैं, और भरतनाट्यम तमिलनाडु के हैं। ये आपको मिलाने के लिए भी आ सकता है एग्जाम में कि कौन सा नृत्य कहाँ का है। फिर से जान लीजिए, कथक कहाँ का है? यूपी का है। गरबा आपका गुजरात का है। यक्षगान आपका कर्नाटक का है। घूमर आपके राजस्थान का है। मोहिनी अट्टम और कथकली केरला का है। ठीक है, और भरतनाट्यम आपका कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। शोभा नायडू क्यों याद करना है? क्योंकि उनका हाल ही में निधन हुआ है और वह पद्मश्री से सम्मानित थी, कुचिपुड़ी की नृत्यांगना थी। ठीक है, कहाँ की थी? ये आंध्रा की थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की। इसके आगे हम देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो अभी हाल ही में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। कब? 16 अक्टूबर को। तो विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम क्या है? इस वर्ष का थीम है ग्रो नर्सिंग सस्टेन टुगेदर। ठीक है, अगर आपसे विश्व खाद्य दिवस जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है उसका थीम पूछेगा तो आप बताएंगे ग्रो नर्सिंग सस्टेन टुगेदर इस वर्ष विश्व खाद्य दिवस का थीम है। अब इसके अलावा ये तो करंट का मैटर हो गया। अब आपको विश्व खाद्य दिवस के बारे में जितनी चीज़ें जाननी चाहिए वो भी नीचे लिखी हुई हैं। ये किसके द्वारा जारी किया गया है थीम? तो फाओ द्वारा जारी किया गया है। फाओ क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाओ के नाम से जाना जाता है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1945 में हुई थी। तो फाओ की स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुख्यालय अगर पूछे आपसे कि फाओ का मुख्यालय कहाँ पे है तो आप बताएंगे कि फाओ का मुख्यालय रोम में है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसलिए है कि 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और 2020 में इसको 75 वर्ष पूरे हुए हैं इसकी स्थापना के। तो इस अवसर पे इसकी 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? हमारे देश के पीएम आदरणीय मोदी जी द्वारा यह सिक्का जारी किया गया है। इसलिए विश्व खाद्य दिवस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको याद रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका? एग्जिम बैंक। अब की बार वाले पीसीएस में आपने देखा होगा नाबार्ड आया था मिलाने को, उसी के टाइम पीरियड में एग्जिम बैंक, इसका भी निर्माण कब किया गया था? 1982 में एग्जिम बैंक बना था। एग्जिम बैंक आप देख रहे हैं लिखा एग्जिम, EX से होता है एक्सपोर्ट और IM से होता है इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिसे शार्ट में हम एग्जिम बैंक के नाम से जानते हैं। स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था, जब नाबार्ड की भी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है।
अगर आपसे पूछे कभी एग्जाम में एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्लियर। अब ये करंट का इशू क्यों बना, ये तो जो बात हमने किया वो ट्रेडिशनल पे किया, करंट में इसलिए इशू बना क्योंकि अभी हाल ही में $400 मिलियन का ऋण इस बैंक द्वारा मालदीव को दिया गया है। तो ये करंट का इश्यू है। $400 मिलियन का ऋण किसको दिया गया एग्जिम बैंक के द्वारा, अगर एग्जाम में पूछे तो आप बताएंगे मालदीव को दिया गया। बाकी जो इसके ट्रेडिशनल पार्ट थे उस पर हमने चर्चा कर ही लिया कि कब ये बना था, इसका मुख्यालय कहाँ है। मालदीव के इस समय पीएम जो हैं वो इब्राहिम मोहम्मद सोले हैं। अगर कभी मिलाने के लिए एग्जाम में आ जाए तो याद रखिए इब्राहिम मोहम्मद सोले। और वहाँ की संसद को क्या कहा जाता है, मजलिस। अलग अलग देशों की संसद भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है मिलाने को, तो भारत की संसद को संसद ही कहते हैं, लेकिन वहाँ के संसद को क्या कहते हैं, मजलिस कहते हैं। तो मालदीव के संसद को मजलिस कहते हैं। ये हो गई 3 और इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ा था 2 में, एक असीम पोर्टर पढ़ा था और अभी हंगर इंडेक्स आया है उस पर चर्चा की थी। बाकी 3 टॉपिक आपने पढ़ लिया। शोभा नायडू, विश्व खाद्य दिवस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या थीम थी, ये पढ़ लिया। और एग्जिम बैंक क्यों इंपॉर्टेंट है, करंट का इशू, वो भी पढ़ लिया। 5 टॉपिक आपको हो गए। आगे के 5 टॉपिक हम और देखते हैं। तो फ्रेंड्स 5 टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है करंट अफेयर का। आगे 2 टॉपिक और देखते हैं। इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक आज हमको देखना था, जिसमें से हम 5 देख चुके हैं। 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और देखते हैं। जम्मू कश्मीर, नाम सुनते ही आपके अंदर कुछ रोमांच पैदा हो जाता होगा। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर इस समय चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, कि फ्लिपकार्ट उसमें सहयोग करेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, तो इसलिए जम्मू कश्मीर चर्चा में है। अब हम उसमें देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हमें जानना आवश्यक है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर इस समय कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। पहले कौन थे? पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। ठीक है, उनके बाद अब दूसरे कौन बनाए गए? मनोज सिन्हा। तो गिरीश चंद्र मुर्मू कहाँ गए हैं? इनको कैग बना दिया गया है। ठीक है, क्या बना दिया गया है? कैग। CAG ऑफ इंडिया हो गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और कैग के बारे में किस अनुच्छेद में है? तो कैग आपका आर्टिकल 148 में कैग के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मुर्मू बन गए हैं कैग इस समय। मनोज सिन्हा इस समय जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं जम्मू कश्मीर के बारे में वो जान लीजिए। जम्मू कश्मीर में 2 नेशनल पार्क हैं, एक सलीम अली नेशनल पार्क है और एक डचग्राम नेशनल पार्क है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्या है? सलीम अली नेशनल पार्क और डचग्राम नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क वहाँ पे स्थित हैं। डचग्राम किसके लिए फेमस है? ये हंगुल संरक्षण के लिए फेमस है। हंगुल के लिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हंगुल और कश्मीरी स्टैग के लिए, लेकिन ज्यादातर किसके लिए है? हंगुल के लिए है। अगला देखते हैं हम। इसके बाद का इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि होलोंगी में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? होलोंगी में। होलोंगी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर है। तो ये चर्चा में है इस समय अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए चर्चा में क्योंकि होलोंगी में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, वहां पे अब हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं जिसे हमें जानना आवश्यक है। तो हम वहां पे देखते हैं कौन कौन से दर्रे हैं और कौन कौन से पार्क हैं। तो वहां पे एक पक्के टाइगर रिजर्व, क्या है? अरुणाचल प्रदेश में एक पक्के टाइगर रिजर्व का भी निर्माण किया गया है, जो जानते बहुत पहले से है। और दूसरा वहां पे नामदफा नेशनल पार्क भी स्थित है। अगर एग्जाम में ये आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स हमने 7 टॉपिकों पे करंट अफेयर की चर्चा कर ली है। बाकी के 3 टॉपिक और बचे हैं जिस पे हमें चर्चा करनी है। तो इन 3 टॉपिकों को और देख लेंगे तो आज की करंट अफेयर की क्लास की 10 टॉपिक आपको पूरी की पूरी मिल जाएंगी, जिसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके उसे देख भी सकते हैं। नोट करते रहिए। पर डे की क्लास आप नोट करते रहिए तो करंट अफेयर कभी भी आपके ऊपर बर्डन नहीं बनेगा। आइए देखते हैं। अगली इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश चर्चा में क्यों है, पहले ये जानते हैं हम। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश चर्चा में क्यों है, इसलिए है चूंकि हाल ही में सरकार ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय क्यों लिया होगा, ये आप सबको पता होगा। आप सबको पता है, बीते 10-15 दिनों से उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। डेली छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है महिलाओं का। तो ऐसे में सरकार ने एक निर्णय लिया है। वह निर्णय क्या है कि प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में है। और दूसरा, रोजगार छतरी योजना, आगे हम इस पर डिटेल में चर्चा कभी करेंगे। आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि रोजगार छतरी योजना कहाँ स्टार्ट की गई है, तो आप क्या बताएंगे? रोजगार छतरी योजना यूपी में स्थापित की गई है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यूपी के बारे में। एक तो प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है, तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने लिया, आपसे पूछ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में ही लागू की गई है या शुरू करने का निर्णय लिया गया है। कभी कभी क्षेत्रफल पूछता है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से देश में चौथा स्थान है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। ये बातें आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने आपको बता दी है। अगला क्या है? यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में विशाल वी शर्मा की नियुक्ति की गई है। विशाल बी शर्मा की नियुक्ति की गई है यूनेस्को में अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पे। तो आप याद रखिएगा, यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? विशाल वी शर्मा। यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछे कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी, तो आप बताएंगे यूनेस्को की स्थापना 1945 में भी की गई थी। अभी इसके पहले हमने फाओ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फाओ के बारे में क्या पढ़ा था हमने? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। याद रखिएगा, फाओ और यूनेस्को दोनों की स्थापना 1945 में हुई है। फाओ का मुख्यालय रोम में है, जबकि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस में। तो दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है। स्थापना 1945 में किया गया और यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में विशाल वी शर्मा की नियुक्ति की गई है। वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है? अगर एग्जाम में कभी आपसे पूछे कि वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष ऑड्रे अजोले हैं। ऑड्रे अजोले वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष हैं। तो ये दो टॉपिक भी हमने पढ़ के क्लियर कर लिया। तीसरी टॉपिक देखते हैं। तीसरी नहीं, मतलब आज की 10वीं टॉपिक और अंतिम टॉपिक। तो पर डे हम हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सेम टाइम पे पर डे करंट अफेयर की क्लास मिलेगी, जिसमें हम टॉप 10 टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। हमारे करंट अफेयर पढ़ने और पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम करंट अफेयर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे संबंधित जो ट्रेडिशनल पार्ट है, जो कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे करंट का टॉपिक तो बस यही है कि यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति किसकी की गई? विशाल वी शर्मा की। लेकिन हमने क्या पढ़ा? यूनेस्को के बारे में भी पढ़ा कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, यूनेस्को के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो इससे क्या होगा? यूनेस्को से संबंधित लार्ज इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो जाएगी। तो हमारे करंट अफेयर पढ़ने और पढ़ाने का तरीका ऐसा ही होगा। हम करंट के साथ साथ उससे संबंधित ट्रेडिशनल चीज़ों पे भी डिस्कशन करेंगे, वो पक्ष भी हमसे छूटने ना पाए। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है इन्फोसिस। क्यों चर्चा में है? इन्फोसिस इसलिए चर्चा में क्योंकि इसने अभी हाल ही में अमेरिकन कंपनी ब्लू एकाम आईसीआई का अधिग्रहण कर लिया। किसने? इन्फोसिस ने। तो इन्फोसिस ने हाल ही में ब्लू एकाम आईसीआई का अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, तो इसलिए इन्फोसिस चर्चा में है। तो अब हम इन्फोसिस से संबंधित ट्रेडिशनल पार्ट भी देख लेते हैं। तो इन्फोसिस की स्थापना कब की गई थी? 1985 में। इन्फोसिस की स्थापना 1985 में की गई थी। कब की गई थी? 1985 में।
वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? सालिक पारेख इसके अध्यक्ष है। किसके? इन्फोसिस के वर्तमान में अध्यक्ष सालिक पारेख हैं। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। वर्तमान में इन्फोसिस के अध्यक्ष सालिक पारेख हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज टॉप 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा की है, जो आज की डेट में या पिछले 2-3 दिन से खबरों में थी, उस पर हमने डिस्कशन किया है। इसी तरीके से पर डे हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में पर डे 10 टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो पिछले 2-3 दिनों में महत्वपूर्ण रहे हैं, और उसमें हम करंट के साथ साथ उसके ट्रेडिशनल पक्ष पर भी, ट्रेडिशनल पहलू पर भी हम अपनी नज़र डालेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही पैनिक होगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। तो ये क्लास आपको मिल जाएगी। इसके बाद पर डे सेम टाइम पे आपको करंट अफेयर की क्लास मिलती रहेगी, जो भी टॉप 10 करंट अफेयर रहेगा। तो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। उस टाइम पे आप आइए, वीडियो को देखिए, उसको समझिए। अगर आपको उससे फ़ायदा लगे तो इसको नोट डाउन करिए। और पर डे हमारी करंट अफेयर की क्लास आप 1 महीने कर लीजिए, आपको इम्प्रूवमेंट अपने आप दिखेगी। तो इसी के साथ मैं आप सबसे जुदा होता हूँ, चलता हूँ। अगली क्लास में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आप सब अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।